हेलो नमस्कार साथियों, मैं ज्ञानेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं गैलेक्सी क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी को राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हाल चाल है आप सभी का? पढ़ाई लिखाई करते रहिए शानदार तरीके से और ठंडी का एंजॉय करते रहिए। वैसे भी दिल्ली में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है बच्चों, तो आप सब लोग बहुत ज़्यादा बाहर निकलने का प्रयास ना करें। आप सब लोग जो है ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो पढ़ाई करने में भी मन लगेगा। और जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो उनको तो और इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फरवरी में उनका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल तैयार हो जाइए। ओके, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और आज का जो सेट है हमारा 11 जनवरी 2023 का, हम लोग सेकंड शिफ्ट करने वाले हैं और देखते हैं सेकंड शिफ्ट में जीएस के क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो आ रहा है वो क्या है, देखते हैं भाई। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस शख्सियत को वर्ष 2019 में कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आप बच्चों देख रहे होंगे कि 3-4 दिन से जब मैं क्लास ले रहा हूँ, इसमें क्या है कि जो शास्त्रीय नृत्य है वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हैं। शास्त्रीय नृत्य से, लोकल डांस यानी कि फोक डांस से और त्यौहार से। तो ये 3 से एक क्वेश्चन आना पक्का है, या 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तीनों भी आ सकते हैं। ये बात ध्यान रखें इस बात का। तो क्या कह रहा है कि इसमें कौन ऐसी है जो 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और कथकली से है। आप सभी लोग जानते हैं कथकली जो है वो कहाँ का है, केरल का है। और जिन्हें यह सम्मान दिया गया है उनकी मृत्यु भी हो चुकी है। और आप सभी लोग जानते हैं उनका नाम क्या है, मिलना साल्विनी। ध्यान रखना, मिलना साल्विनी, ये आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है, कह रहा है कि कृषि में गाय के गोबर का उपयोग। अब बच्चों गाय के गोबर का उपयोग करके हम क्या बनाते हैं यार? जनरली आप सब लोग मुझे बताइए क्या बनाते हैं। तो गाय के गोबर का उपयोग करके हम लोग क्या बनाते हैं? जैविक उर्वरक ही तो बनाते हैं। और बच्चों एक बात ध्यान रखना, 100% जैविक, ध्यान रखना 100% जैविक कृषि, 100% जैविक कृषि करने वाला राज्य एकमात्र राज्य अभी तक है और वो है आपका सिक्किम। ये भी ध्यान रखना, ये भी आपसे पूछा जाएगा। और दूसरा राज्य बनने जा रहा है, दूसरा राज्य उसी रास्ते पे, दूसरा राज्य उसी रास्ते पर। और वो कौन सा राज्य है? वो है अपना प्यारा पंजाब। कौन सा है? अपना प्यारा पंजाब। ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है बच्चों। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर? तो प्यारे बच्चों सभी लोग भाई इस सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए भाई इसका आंसर तो दीजिए। विराट कोहली अगर जिसके फेवरेट प्लेयर होंगे उसको इसका नाम तो बिल्कुल पता होगा। तो भैया जल्दी से मुझे बताइए कि चिन्ना स्वामी स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम की बात कर रहा है। चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडलो, मेरे रसगुल्लो, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु। क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। आप सभी लोग जानते हैं मुंबई में एक पाटिल स्टेडियम है, इसके अलावा वानखेड़े भी है, वानखेड़े स्टेडियम भी है, ध्यान रखें। जिनमें सबसे महत्वपूर्ण आपका क्या है? वानखेड़े है। दिल्ली में आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पर जो है फिरोज शाह कोटला ग्राउंड है और उसका नाम चेंज किया गया है। कोटला ग्राउंड है, कोटला कर सकते हैं, कोटला मैदान है। कोलकाता में ईडन गार्डन है। क्या है? ईडन गार्डन यहाँ पे है, ठीक है। और आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली में जो है कोटला ग्राउंड का नाम चेंज किया गया है। और किसके नाम पे? आप सब लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मूल अधिकार सन्निहित है? तो भैया सबसे पहले बात आती है मूल अधिकार। तो बाबू मूल अधिकार जो है ये आपके है किसमें? भाग नंबर 3 में। और मूल अधिकार जो आर्टिकल रखे गए हैं वो रखे गए हैं 12 से लेके 35 तक, ठीक है। और 14 से लेकर के 32 तक इसमें 6 अधिकार दिए गए हैं। 6 मूल अधिकार हैं। क्या है? 6 मूल अधिकार हैं। कितने हैं? 6 मूल अधिकार हैं, ठीक है यहाँ पे। और मूल अधिकार को कहाँ से लिया गया है? यूएसए से।
यूएसए से हमने लिया है। मूल अधिकार का संरक्षक कौन होता है? तो मूल अधिकार का संरक्षक होता है सुप्रीम कोर्ट होता है। कौन होता है बच्चों? सुप्रीम कोर्ट होता है, इस बात का ध्यान रखें। और ये भाग नंबर 3 में रखा गया है, ठीक है, ओके। चले अगला क्वेश्चन कहा क्या है? अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? वर्ष 2022 की बात कर रहा है, अप्रैल महीने की बात कर रहा है। भारत में खैरागढ़, ये पड़ता है छत्तीसगढ़ में, देखिए नाम भी दिया है, खैरागढ़ छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य कौन बने? यानी अब आप जरा सोचें, ये छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात कर रहा है, मतलब इतना डिटेल में कौन घुसेगा भाई। लेकिन ये मामला थोड़ा सा पेचीदा हो गया था, ध्यान रखना, ये मामला थोड़ा सा पेचीदा हो गया था। यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर क्या हुआ था कि हाँ, कोमल जंघेल जो थे, ध्यान रखना, कोमल जंघेल ये थे बीजेपी से, ठीक है। इनको हराया जिसने, उनका नाम है यशोदा वर्मा, ध्यान रखना, यशोदा वर्मा। और ये है कांग्रेस पार्टी से। कौन से पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से, ध्यान रखना। तो इन्होंने इसको हराया था, ये एक चुनाव हुआ था, चुनाव, ठीक है। तो यशोदा वर्मा ने इनको पराजित किया और इस सीट को जीता इन्होंने, ठीक है। और अभी आप देख सकते हैं पूरी तरह से छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ और यहाँ पर क्या है, बीजेपी ने अपना पूर्ण बहुमत सरकार भी बनाया है। चले अगला क्वेश्चन आ जाइए, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस ईयर में जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया था? बताइए, जल जीवन मिशन का शुभारंभ जो है नरेंद्र मोदी जी ने ये कब किया था? अब बच्चों एक बात ध्यान रखना, जल जीवन मिशन की जो शुरुआत हुई है ये लाल किले से इन्होंने अनाउंस किया था। 15 अगस्त 2019 से लेके 2024 तक इन्होंने स्टार्ट किया है इसको। और इसका जो टैगलाइन है वो है हर घर नल, हर घर नल, ठीक है। हर घर नल मतलब सभी घर में क्या होना चाहिए? नल होना चाहिए, ये इसकी योजना है, ठीक है, ओके। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। उत्तर भारत के लोग किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं? जल्दी से बताओ। अभी 2 महीना पहले आप लोगों ने सेलिब्रेट किया है, जल्दी से मुझे बताएं। 2 महीना क्या, मुझे लगता है 1 महीना पहले, है ना, 1.5 महीना पहले। जल्दी से मुझे बताइए, क्या दशहरा में लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा एक साथ होती है? अरे नहीं भाई, दिवाली में धनतेरस को खरीद के लेके आते हो ना लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, और शाम को मम्मी वगैरह पूजा करती ना इसमें, हाँ, तो ये हो जाएगा दिवाली फेस्टिवल। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके स्क्रीन पर क्या आ रहा है? कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस को स्थानांतरित रूप से अब परिवहन के किस साधन का उपयोग किया जा रहा है? देखो बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं कि पहले कच्चा तेल, पेट्रोलियम, इन सबको आयात करने का जो तरीका था, हमारे पास 2 ही तरीका था। एक शिप्स के थ्रू यानी जलयान के थ्रू, और दूसरा बाई एयर, हवाई जहाज़ के थ्रू। क्योंकि हमारा जो टेक्नोलॉजी था उतना डेवलप नहीं था। अब चूँकि टेक्नोलॉजी डेवलप होने के साथ साथ अब व्यवस्थाएं जब हमारे पास बढ़ रही हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम पाइपलाइंस डालते हैं। तो पाइपलाइंस के थ्रू जो है आज की डेट में हम क्या करते हैं, इनसे ट्रेड करते हैं, आसानी से इन चीज़ों को हम मंगा सकते हैं अपने पास। तो पाइपलाइन, ध्यान रखना, पाइपलाइन, इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, पाइपलाइन। इसके बाद आइए बात करें हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर? यह है कि कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? चलिए इसमें एक थोड़ा सा मैप देखते हैं, है ना, मैप देखते हैं भाई। अब इस मैप में आप देखें, ये मैप कुछ दिख रहा होगा आपको नॉर्थ अमेरिका जैसा। ये क्या है आपका? नॉर्थ अमेरिका, ध्यान रखना। और यहाँ पे जो समुद्री क्षेत्र है इसका नाम है अटलांटिक ओशियन, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे
तो ये है आपका साउथ अमेरिका, ठीक है। और इनको लिंक कर रहा है, यहाँ पे देखेंगे जो है कनाल, एक है पनामा कनाल, ठीक है, पनामा नहर, ठीक है बच्चों। इस पनामा नहर को फ्रांसीसी इंजीनियर्स ने बनाया था, ध्यान रखना। फ्रांसीसी इंजीनियर्स बड़े अच्छे थे बेटा, ध्यान रखना। इन्होंने भी स्वेज नहर को भी बनाया था फ्रांसीसी इंजीनियर्स ने। तो पनामा नहर ये, और इधर आपका है प्रशांत, इधर आपका क्या है, प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर है। तो आप देखिए प्रशांत महासागर अटलांटिक को भी लिंक कर रहे हैं ये, और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को भी ये लिंक कर रहे हैं। कौन लिंक कर रहा है, पनामा नहर। तो पनामा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनका संबंध रूस से है, रूस से है। कील नहर और ये स्वेज नहर ये सब अलग अलग हैं, ठीक है। चले, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए, क्या हो जाएगा, पनामा नहर, ठीक है। तो पनामा इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 1992 में सबसे कम आयु में पद्म भूषण, ध्यान रखना, प्राप्त करने वाले नर्तक या नर्तकी का। भैया एक बात ध्यान रखना, एक है पद्म विभूषण और एक है पद्म भूषण। 2003 में इनको क्या मिला था, अगर आप देखें तो इनको मिला था विभूषण, क्या मिला था, विभूषण, ठीक है। और 1992 में इन्होंने क्या प्राप्त किया था, पद्म भूषण। ये 3rd रैंक का एक सिविलियन अवार्ड होता है ना। पहले भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण और फिर उसके बाद पद्म भूषण, ठीक है ना, हाँ। और चौथा होता है पद्मश्री होता है। ये सब भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो सोनल मानसिंह इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर। और इनका संबंध किससे है, आपको बताया था, भरतनाट्यम से है। और इनका संबंध किससे है, ओडिसी से है, ठीक है। ये एक देवदासी नृत्यांगना थी, ठीक है, ओके, नृत्यांगना है, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार, बच्चों ध्यान रखना, आर्टिकल 243 में एक चीज है जिसको आप कभी मत भूलना, जो आपकी परीक्षा में आता है, पंचायत। आंख बंद करके आंसर कर दीजिए, पंचायत। और ग्राम पंचायत, अगर आपसे केवल ग्राम पंचायत के बारे में पूछता है तो इसका पहला उल्लेख सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, आर्टिकल नंबर 40 में देखने को मिलता है, ठीक है, ओके। चले अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं। तो भैया लक्ष्य सेन का संबंध बैडमिंटन से है, किससे है, बैडमिंटन से है, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है। लक्ष्य सेन, इनका संबंध किससे है, बैडमिंटन से है, ठीक, ओके। आंसर करते रहेंगे आप सब लोग। अगला क्वेश्चन चलिए बताइए भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ मुझे अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से मुझे बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि बुलिमिया का सबसे अच्छा वर्णन क्या है। आपको पता है, जब आदमी खाना खाता है और ज़्यादा खा लेता है, खाना खाता है और ज़्यादा खा लेता है, ज़्यादा इन द सेंस मतलब उसके पेट में अपच हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर जो है उसके पेट के इलाज के लिए जो उसको दवा देता है, आप जानते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देता है। तो प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार HCl और गैस्ट्रिक जो ग्लैंड है उस पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से काइम नहीं बन पाता है। और काइम नहीं बन पाता है तो फिर जो हमारा इंटेस्टाइन है उसको काइल में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, और काइल में कन्वर्ट नहीं होता है देन वो अनडाइजेस्टेड फूड हो जाता है, जिससे हमारी हेल्थ जो है वो ख़राब हो जाती है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि बुलिमिया का संबंध क्या है, ईटिंग डिसऑर्डर से है। इसका संबंध किससे है, ईटिंग डिसऑर्डर से है, ठीक है। ये आपके जो आपके है नर्वस डिसऑर्डर से नहीं है, ठीक है ना, बाइपोलर विकार नहीं है, और इसमें एंग्जाइटी भी नहीं होती है, ध्यान रखना, इसमें एंग्जाइटी भी नहीं होती है, इसमें कोई तंत्रिका का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ये प्रॉब्लम होता है खाने से संबंधित विकार, ठीक है, ईटिंग डिसऑर्डर, ओके। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर क्या आ रहा है। तो भैया सभी लोग आंसर करते रहें, सभी लोग फटाफट। देखिए कह रहा है कि देश की स्वतंत्रता से पहले भारत मुख्य रूप से अपने उद्योगों के लिए जाना जाता था। मतलब कौन से उद्योग थे, यानी स्वतंत्रता से पहले भारत कौन से उद्योगों के रूप में जाना जाता था, इसका आंसर आप सभी को करना है। जल्दी से आप सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, भारत का
भारत का सबसे पुराना, अगर आप देखें तो सबसे पुराना जो उद्योग है, अगर आप देखेंगे तो उद्योग में एक तो आता है कृषि प्लस हथकरघा, हथकरघा और हथकरघा के साथ साथ इसी में हम जानते हैं इसको बोलते हैं हस्तशिल्प या हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं, हस्तशिल्प या हाथ से बनी हुई चीज़ें। ठीक है, तो पहले उतनी मशीनें थी नहीं तो लोग कपड़ा वगैरह भी हाथ से बनाते थे, है ना। तो हस्तशिल्प, हथकरघा और यहीं पर एक जोड़ सकते हैं कपड़ा भी जोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, कपड़ा। तो हैंडीक्राफ्ट, ध्यान रखना हैंडीक्राफ्ट में सब आ जाएगा, कपड़े से लेकर के मिट्टी के बर्तन तक, ये सभी आपके आ जाएंगे। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई आपके स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए नमूना सर्वेक्षण आयोजित करता है। ये आपसे पूछ रहा है कि गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए नमूना सर्वेक्षण आयोजित करता है। ठीक है, अब गरीबी रेखा के लिए आप जानते हैं गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए या गरीबी रेखा के लिए तमाम कमेटियां बनी, जिसमें एक कमेटी बड़ी फेमस हुई जिसका नाम है सुरेश तेंदुलकर कमेटी, सुरेश तेंदुलकर। ठीक है, सुरेश तेंदुलकर कमेटी बनी थी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, सुरेश तेंदुलकर कमेटी बनी थी। अब इसमें कह रहा है गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए नमूना सर्वेक्षण, ध्यान रखना नमूना सर्वेक्षण आयोजित जो हुआ है वो हुआ है कहाँ से, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ से, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस। ठीक है, ऑफिस होना चाहिए, ऑफिस, हाँ ऑफिस। ठीक है ना, तो राष्ट्रीय और यहाँ पे क्या है सैंपल। ठीक है, नमूना और सर्वेक्षण कार्यालय। ठीक है, और ये काम करता है नरेगा के तहत, किसके, नरेगा के अधीन काम करता है या जिसको आप मनरेगा भी कहते हैं। तो आपका NSSO हो जाएगा जो आकलन करता है गरीबी रेखा का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 16। जून 2022 में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC द्वारा राष्ट्रीय जांच समिति के महानिदेशक जनरल डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आप सभी लोगों को इसका आंसर करना है, किसको नियुक्त किया गया है, अरुण मिश्रा, नरेश कुमार, आमिर सुभागी या दिनकर गुप्ता। तो इसका आंसर आंसर क्या हो जाएगा, दिनकर गुप्ता। तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, दिनकर गुप्ता। दिनकर गुप्ता जो हैं ये आईपीएस के साथ साथ पूर्व प्रमुख हैं, ये कहाँ के, पंजाब पुलिस के। ध्यान रखना पंजाब पुलिस। ठीक है, पंजाब पुलिस आईपीएस। ठीक है, ओके। चले दिनेश गुप्ता जी, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना क्षेत्रफल है। अगर हम लैंड एरिया की बात करें तो टोटल जो लैंड एरिया भारत की है वो पूरी दुनिया का कितना परसेंट है, अगर इसकी हम बात करें तो ओनली 2.4%। सोचिए, केवल 2.4% ये एरिया है टोटल लैंड एरिया दुनिया की, और इसमें आप देख सकते हैं दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी यहाँ पे रहती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया। तो विस्तृत विवरण दिया किसमें दिया, अपनी किताब में CUK में। ठीक है, CUK में विवरण दिया, ये इनकी बुक है और ये नाम है ह्वेनसांग। ये नाम क्या है, ह्वेनसांग। क्या नाम है बच्चों, ह्वेनसांग। ध्यान रखना फहियान जो है ये गुप्त काल में विक्रमादित्य के दरबार में आए थे। विक्रमादित्य, ध्यान रखना विक्रमादित्य के दरबार में आए, ये दरबार में आए या उनके समय भारत आए थे। ठीक है ना, ओके। इसके बाद येजिंग या इत्सिंग जो है ये 6वीं सदी में आए थे, 6वीं सदी में आए थे इत्सिंग। इसके अलावा संगविन भी आए थे, तिब्बती तारानाथ भी आए थे, तिब्बती यात्री तारानाथ भी आए थे। इन सभी का भारत आने का टारगेट ये था कि बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों को इकट्ठा करना। ठीक है, चले
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या आ रहा है ध्यान रखें। लॉर्ड डलहौजी ने व्यापकता का सिद्धांत नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया? बच्चों एक बात ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ झांसी, नागपुर, सतारा, है ना, इसका हुआ 1853 में, 1854 में, 1854 में, ठीक है, सतारा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अवध का अधिग्रहण जो है इन्होंने 1856 में किया था। कब किया था? 1856 में। तो 1853 क्या हो जाएगा आपका? सही उत्तर हो जाएगा। व्यापकता सिद्धांत का मतलब है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी, ठीक है, ओके। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट। ये क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या कह रहा है? एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है, यह एक हल्की हरी परत प्राप्त कर लेता है। बर्तन किससे बना हुआ है? मतलब जनरली अगर आप स्टील का बर्तन रख देंगे तो उस पर हरी परत नहीं आएगी, लेकिन अगर वो बर्तन तांबे का बना होगा, कॉपर का बना होगा, तो उसमें क्या होगा? नमी जो होगी वो उसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब आप समझ रहे होंगे, ऑक्सीकरण होगा, जिसकी वजह से उस पर कैसा रंग आ जाएगा? हरा रंग आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो तांबे के बर्तन में हरा रंग आ जाता है अगर वो नम वायुमंडल में रखा हुआ है। अब जो हिंदी का हुआ था, देखते हैं हिंदी में क्या क्या क्वेश्चन आए थे उस दिन, है ना। हिंदी में क्या क्या क्वेश्चन आए थे, देखें क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। तो भैया क्या है? जिसे पार करना कठिन हो। दूरदर्शी का मतलब जो दूर की सोचने वाला हो, है ना, उसको दूरदर्शी कहते हैं। दुष्कर, यहाँ पे जिसे पार ना किया सके उसको हम दुष्कर कह सकते हैं। दुष्कर, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप इसको दुष्कर समझ सकते हैं। दुष्कर ये इस तरीके से लिखा जाएगा, दुष्कर मतलब जिसे पार करना कठिन हो उसको हम दुष्कर कहते हैं। तो ये दुष्कर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसका स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। चले अगला क्वेश्चन हिंदी का। भाई आप सब लोग आंसर करते रहें, प्यारे बच्चों, सभी लोग फटाफट आंसर करते रहें आप सब लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो अपनी जगह से ना डिगे, उसे हम कहते हैं अडिग। जैसे अडिग हिमालय भारत की रक्षा करता है उत्तर में, ठीक है, और दक्षिण से लहराता सागर। बचपन में आप लोगों ने अगर पढ़ी हो ये कविता तो बड़ी शानदार कविता थी, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अडिग सही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अखंड, जिसका कभी खंड ना हो, टूटे ना। आधार मतलब बेस, ठीक है। और असीमित का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, ठीक है। चले अब अगला क्वेश्चन देखें क्या है। कह रहा है कि ऊंट के मुंह में पान भरना। ओ माय गॉड, ऊंट के मुंह में पान भरना, ये तो आज तक हमने देखा नहीं। हालांकि ऊंट को हम लोगों ने बिस्लरी पीते हुए जरूर देखा है ना, देखा होगा ना प्रचार में आप लोगों ने, है ऊंट बिस्लरी पीता है, उसको नकली बिस्लरी लोग पकड़ा देते हैं, तो वो सारा का सारा पानी उन्हीं के ऊपर उलट देता है। वो कहता है अबे बिस्लरी पिलाओ, ठीक है। तो ऊंट के मुंह में क्या देना? जीरा देना भैया, ऊंट के मुंह में जीरा देना, तब आपका मुहावरा कंप्लीट होगा। धनिया, नमक, पानी ये सब नहीं, जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा देना, तब ये आपका मुहावरा कंप्लीट होगा। बाकी उसके मुंह में आप पानी डालना चाहे पानी डाल सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लाल किला भारत की इमारत है। कैसी इमारत है बच्चों? ऐतिहासिक गलत है, ऐतिहासिक गलत है, ऐतिहासिक गलत है, ऐतिहासिक गलत है। ध्यान रखना, ये आपका सही हो जाएगा ऐतिहासिक। तो लाल किला क्या है? भारत की ऐतिहासिक। और लाल किला कहाँ है बच्चों? लाल किला है आपका दिल्ली में, ठीक है। और एक लाल किला आगरा में भी है, ध्यान रखना, लेकिन दिल्ली वाला फेमस है।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके उसे क्या कहते हैं? भैया अद्वितीय का मतलब क्या होता है कि उससे आगे कोई है ही नहीं, वही वही है, बाकी कोई नहीं है। अवर्चनीय का मतलब जिस पे कोई बोला ना जा सके। अप्रमेय का मतलब जिसका कोई प्रमाण ना दिया जा सके वो है अपरमेय। जैसे जैसे ईश्वर के निराकार रूप वो क्या है? अपरमेय है। क्या है? अपरमेय है, उसका कोई प्रमाण नहीं है या प्रमाण से सिद्ध नहीं कर सकते हैं। ठीक है। प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। क्या ये सही है? सामान्य शब्द लौकिक, लौकिक ज्ञान का मतलब क्या है कि उसको कोई कहानी, स्टोरी, कथा थोड़ी लिखनी है। सामाजिक का मतलब क्या है? साहित्यिक का मतलब क्या है? व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। मतलब कोई अगर आपसे हिंदी में कुछ बात कर रहा है तो थोड़ा बहुत उसकी हाँ में हाँ मिला सकें, बोल सकें, अपनी बात रख सकें, तो इसका मतलब व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत देश के रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। वाक्य में प्रयुक्त अनुयायी का विलोम क्या होगा? भैया पुजारी होगा? नहीं। अनुगामी, अनुगामी होगा क्या? अनुगामी मतलब उनके साथ साथ चलने वाला या उनका अनुसरण करने वाला। प्रशंसक होगा क्या? नहीं होगा। विरोधी होगा, क्योंकि यह क्या पूछ रहा है? विलोम पूछ रहा है, तो क्या होगा? विरोधी होगा। ध्यान रखना यहाँ पे क्या होगा? विरोधी होगा बच्चों, ध्यान रखना यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या रहा है कि बहती गंगा में हाथ धोना। अरे बाप रे बाप भैया, कॉलेज में नकल हो रहा था तो हमने भी नकल कर लिया, तो गंगा बह रही थी हमने भी हाथ धो लिया, 4 लोग धो रहे थे हम भी धो लिए। इसका मतलब क्या हुआ? अवसर का फायदा उठाना। क्या होता है? अवसर का फायदा उठाना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा? भैया स्वर्ग का पर्यायवाची क्या होगा? घौ मतलब होता है आकाश। घौ मतलब क्या होता है? आकाश। ब्रह्मांड तो समझ रहे हैं। क्षितिज का मतलब जहाँ धरती आकाश मिलते दिखाई दे। धरती आकाश, धरती आकाश जहाँ मिलते दिखाई दे, जहाँ मिलते दिखाई दे, मिलते दिखाई दे। ठीक है। ये दुनिया के सबसे पहले देवता हैं घौ। जब आप प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जब मानवों ने सबसे पहले ईश्वर को पूजना शुरू किया, सबसे पहले आसमान की पूजा स्टार्ट की। लिखित तौर पर सबसे पहले अगर किसी की पूजा के साक्ष्य मिलते हैं तो वो घौ के मिलते हैं, आसमान के मिलते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्ग का देवलोक। देवलोक भैया जहाँ देवता लोग रहते हैं उसी को तो स्वर्ग बोलेंगे, है ना। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहे हैं कि निम्न में से किस वाक्य में गंगा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? देखिए वेदमती होता ने जो कालिंदी जो है वो यमुना जी को कहते हैं। देव नदी आपका सही आंसर हो जाएगा। देव नदी का जल क्या है? पवित्र होता है। ये आपका क्या हो गया? बिल्कुल सही उत्तर हो गया। तो देव नदी या सुरसरिता, ठीक है, ये आपका गंगा का पर्यायवाची है। कालिंदी यमुना का पर्यायवाची है, इस बात का ध्यान रखें। आपने पढ़ा भी होगा सूरदास का कि कालिंदी कुल कदम्ब के डारन, है ना। कालिंदी नदी के किनारे वहां पे वो बंसी बजाया करते थे। क्या कह रहा है? तरल अवस्था में होता है क्या? कुछ वाह सुंदरी या पारा। तो भैया पारा क्या होता है? लिक्विड कंडीशन में होता है, रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, ओके ओके। चले अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है वाक्य में संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? अच्छा ठीक है, रघुवीर मेरा अग्रज बड़ा भाई। देखो भाई अग्रज का मतलब बड़ा होता ही है, तो बड़ा और भाई लगाने की कोई जरूरत नहीं है, गलत हो गया।
रघुवीर मेरा अग्रज छोटा, ये भी गलत हो गया। अग्रज मतलब जब बड़ा होता है तो छोटा और भाई लगाने की कोई जरूरत नहीं है। रघुवीर मेरा अग्रज भाई है, अग्रज का मतलब ही होता है बड़ा भाई। अग्रज का मतलब क्या होता है? अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई, और अनुज का मतलब होता है, अनुज का मतलब होता है छोटा भाई, तो छोटा भाई। ठीक है, तो आप अग्रज के साथ भाई लगाने की जरूरत नहीं है। रघुवीर मेरा अग्रज है, बिल्कुल सही आंसर है। रघुवीर मेरा क्या है? अग्रज है। दो दो शब्द आप नहीं लगाएंगे एक साथ में। देखो, अग्रज का मतलब ही होता है बड़ा भाई, ठीक है, अनुज का मतलब छोटा भाई। तो आप खुद ही बोलो कि अग्रज भाई है, गलत हो जाएगा ना। ओके, चले अगला क्वेश्चन क्या है? दादा दादी का सबके जीवन में पूजनीय स्थान होता है। इसमें कह रहा है अशुद्ध वर्तनी बताइए। भैया सबसे पहले इस पर ध्यान करिए, फोकस करिए, क्या ये सही लिखा है? दरअसल पूजनीय ये ऐसे लिखा जाता है, पूजनीय, ध्यान रखना, पूजनीय नहीं होता है। या तो अगर आप शॉर्ट में लिखें तो आप लिखेंगे पूज्य, पूज्य, और जब आप पूजनीय लिखेंगे तो क्योंकि इसमें जब बड़ी की मात्रा मिलेगी तो ये जा पूरा हो जाएगा, ठीक है, और जा या हट जाएगा, ना आ जाएगा, पूजनीय हो जाएगा। तो पूजनीय स्थान, तो पूजनीय गलत है, पूजनीय इस तरह से लिखेंगे हम, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन आ जाइए। क्या कह रहा है? कह रहा है कि वीर और साहसी, ध्यान रखना, वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते हैं अपितु प्रतिभा से युक्त होते हैं। क्या क्या प्रतिभा से युक्त होते हैं? वो होते हैं विलक्षण प्रतिभा, ध्यान रखना, विलक्षण प्रतिभा, ध्यान रखना, विलक्षण प्रतिभा युक्त होते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, चले अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है? रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प को चुनिए। आवश्यक काम में रत रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। भैया अगर आपको कोई फ़ोन करता है और आप फ़ोन नहीं उठा पाते हैं तो आप उसको व्हाट्सएप पे क्या लिख के भेजते हैं? भाई आई वॉज बिजी, आई कॉल यू बैक लेटर, यही तो लिखते हो ना। रत का मतलब लगा रहना, लेकिन यहाँ पे क्या शब्द है? रत के कई मतलब होते हैं। रत से विरत भी होता है, और रत से अनुरक्त भी होता है, रत से आसक्त भी होता है। तो रत जो है वो निरंतर प्रगति को शो करता है। तो रत जो है किसी के साथ लगेगा तो अपना भाव चेंज कर देगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रत है इसकी जगह क्या शब्द होना चाहिए? व्यस्त। क्या होना चाहिए? व्यस्त होना चाहिए, रत नहीं, व्यस्त होना चाहिए। आवश्यक काम में व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला, ठीक है। ओके, अमूमन रत का प्रयोग वहां करेंगे जहां काम गतिशील हो या चल रहा हो, ठीक है। आइए अब फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। कह रहे हैं बाबा जी भी मनुष्य ही थे, मतलब कोई बाबा जी की कहानी है, वो भी मानव हैं, तो उनकी भी विचारधारा, उनकी भी सोच आम मानवों जैसी भी हो सकती है, उसी के ऊपर कहानी है। बाबा जी भी मनुष्य ही थे, अपनी वस्तु की दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। तो क्या सुनना चाहते थे भैया? निंदा, बुराई, नाम, प्रशंसा। प्रशंसा, हर व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुनने को आतुर रहता है, अधीर रहता है, तो क्या हो जाएगा? प्रशंसा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रशंसा। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आप सभी से कि अधीर हो गया, घोड़े को खोलकर बाहर गए। अब घोड़े को खोलकर बाहर गए, वायु वेग से उड़ने लगा। तो क्या हुआ? घोड़ा जो है वो वायु वेग से उड़ने लगा। ध्यान रखना, घोड़ा को खोलकर बाहर गए और फिर क्या हुआ? घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा, मतलब वो बहुत स्पीड में भागने लगा। तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या है। तीसरा पॉइंट कह रहा है भाई, अब जब वायु वेग से उड़ने लगा तो चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप, अब आगे देखेंगे,
तो जब उड़ने लगा तो उसकी चाल देखकर, ध्यान रखना यहाँ पे क्या भरेंगे, उसकी चाल देखकर, क्या देख के, उसकी चाल देख के खड़ग सिंह के हृदय पर सांप। अब भैया जब सांप की शब्द बात आती है तो वो ईर्ष्या को दिखाता है। ईर्ष्या कहते ना कि उसकी कार को देख के, उसकी गाड़ी को देख के उसके सीने पे सांप लौट गया। तो यहाँ पे भी सांप लौट रहा है, तो हृदय पर क्या लौट गया, सांप लौट गया। देखिए लौट शब्द दिया भी है, देखें तो सांप लौट गया। ये ईर्ष्या हो गई इसको कि भैया इसका घोड़ा कितना अच्छा है, मेरा वाला नहीं है। तो सांप लौट गया इनके। वह डाकू था, वह क्या था, डाकू था। वह डाकू था जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर क्या करता था, वह अपना अधिकार समझता था। तो क्या हो जाएगा, वह अपना अधिकार समझता था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही कुछ शानदार क्वेश्चंस के साथ आप सभी लोग गैलेक्सी क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। और हाँ, आप सभी को एक बात सूचना दे दूं प्यारे बच्चों कि जनवरी के फर्स्ट वीक में जो है स्पेशल जीएस की क्लास की बैच आज आ रही है। आप उस सब बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, दिल्ली मुखर्जी नगर गैलेक्सी क्लासेस। और रोज़ 8 बजे मेरे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आप क्लास कर सकते हैं एसएससी जीडी। और हम लोग इसमें 76 PYQ करने वाले हैं, 76 PYQ करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को आज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल। सभी को राम राम, जय हिंद।